नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज खास बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट आज पेश करने वाली हैं। सीतारमण के इस बजट से देश के सभी लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। आम जनता ये आस लगाए बैठी कि निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से क्या क्या देंगी। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण देश की बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं। बजट को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के जरिए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर और अधिक ध्यान दिया जा सकता है। यह बजट इस दशक का पहला आम बजट है। एक अंतरिम बजट को जोड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार का यह 9वां बजट है। यह बजट इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त देश कोविड-19 संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आम बजट से हर वर्ग को बेहद उम्मीदें हैं। हम आपको बता दें कि तीसरी बार निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने जा रही हैं। 2021-22 का बजट खास बात यह है कि पेपरलेस बजट होगा। ठप हुई अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की उम्मीद है। रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई से राहत की उम्मीद है लोगों को। बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की भी उम्मीद हालांकि लोगों को कम है। ज्यादा आमदनी वालों पर कोरोना सेस भी लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। नई टैक्स व्यवस्था में पीएफ और एलटीसी पर छूट भी संभव है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है। होम लोन पर ब्याज में अतिरिक्त छूट और 1 साल की मियाद बढ़ सकती है। किसान सम्मान निधि की राशि 2000 बढ़ने की भी उम्मीद है। बजट से आम लोगों को, कारोबारी जगत दोनों को काफी उम्मीदें हैं। मायूसी भरा साल निकला है 2020 और कोरोना से बाहर आने की कोशिश में है हमारा देश। और ऐसे में जब बजट आ रहा है तो लोगों को आस है कि इस बजट में उन्हें काफी राहत मिलेगी, काफी तकलीफों का अंत होगा इस बजट से। कोरोना की वजह से हेल्थ केयर पर खर्च दोगुना किया जा सकता है। कृषि कर्ज का लक्ष्य भी 19 लाख करोड़ हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान हमारे खास जुड़ गए हैं जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत। उम्मीदें बहुत हैं। बहुत ही मायूसी भरा साल रहा 2020। कोरोना ने सारा ही सब कुछ जो एक किस्म से कहा जाए तो ठप करके रख दिया था। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और भी तमाम तकलीफों से जूझकर हमारा देश जो है अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। धीरे धीरे कोरोना के कहर से हम बाहर निकल पा रहे हैं। और ऐसे में जब बजट आ रहा है तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि साल भर में बहुत कुछ बदल गया हमारे देश में। क्या कहेंगे प्रकाश जी? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये बजट बहुत ही मुश्किलों के दौर से गुजरा है। पूरा साल मुश्किलों के दौर से गुजरा और बजट के लिए पिछले साल जो बातें सोची थी वो पूरी नहीं हो पाई। सबसे बड़ा डर मध्यम वर्ग को यह है कि कोरोना सेस का दबाव उस पर न पड़े जी। एक फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आता है और उसी की पैरोडी कह सकता हूं कि भगवान के भरोसे मत रहिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। तो देश के करदाताओं से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के भरोसे मत रहो। हो सकता है वित्त मंत्री आपके भरोसे हो सकता है वित्त मंत्री को यह लग रहा हो कि मैं देश के लोगों पर टैक्स बढ़ा दूं और किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाऊं। वैसे भी ये वी शेप अर्थव्यवस्था में सुधार की बातें हम कर रहे हैं और वी शेप का मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार तरक्की की ओर थी जी। एकाएक कोरोना काल में वो सीधी 23% नीचे आ गई और अब उसमें रिकवरी हुई है -23 से -7 पे। तो एक तरह का वी हमने बनाया है और हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारी जो वी शेप की रिकवरी है, इकोनॉमी में हम जो नीचे गिरे और ऊपर उठे, हमें लगता है कि हम इससे ऊपर आएंगे। और इस वित्तीय वर्ष में एक अनुमान है, वैश्विक संस्थाओं का अनुमान है कि भारत 11% मतलब +11% जीडीपी ग्रोथ को प्राप्त करेगा। अगर ये है तो बहुत ही अच्छी बात है। तब ये वास्तव में वी शेप हो जाएगा। हम अर्थव्यवस्था में काफी अच्छी रिकवरी की आशा करते हैं। प्रकाश जी, चर्चा को हम जारी रखेंगे। अमित श्रीवास्तव जी जो हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। क्या वो सोच रहे हैं इस बजट को लेकर? अमित जी। जी, ये देखिए, मैं
प्रकाश जी की बातों से बहुत कुछ इत्तेफाक रखता हूँ जी और जैसा उन्होंने कहा कि कोरोना की मार झेल चुके हमारे देश के लोग इस बजट से बहुत उन्हें उन्हें कुछ राहत मिल सके, ऐसी मुझे उम्मीद कम है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार जो भी वादे किए गए हैं जी कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं हुए हैं। आज देखिए कि जिस प्रकार से जनता महंगाई की मार झेल रही है, आपके चैनल पे कार्यक्रम स्टार्ट होने के पहले हम देख रहे थे कि किस प्रकार लोग भय के वातावरण में है। जैसा प्रकाश जी ने कहा कि कोरोना कोविड-19 शेष मत लगा दे सरकार, जी वो भी मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर परेशान और कोई भय के वातावरण में जी रहा है तो आप और हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, बिल्कुल उनको सरकार क्या रिलैक्सेशन दे सकती है ये देखना है। जी आज जिस प्रकार से पिछला बीता साल लगा, निश्चित तौर पे हम सब के लिए बहुत ही खराब गया, पूरे विश्व के साथ साथ भारत बिल्कुल के लिए भी वो वर्ष ठीक नहीं था। आप देखिए कि जिस प्रकार की इकोनॉमी हमारी अभी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इकोनॉमिक पॉइंट में पूरी तरीके से फेलियर है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो 5-6 चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल बहुत जरूरी है बजट में, कि हम जैसा वैक्सीनेशन की ओर ज्यादा ध्यान दें। लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वैक्सीनेशन फंड हमें रेस करके सारे लोगों को वैक्सीन लग जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी एक और चीज है कि लोगों की जो जॉब्स चली गई हैं, अगर आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर के लोगों की जॉब ज्यादा गई हैं और उनमें भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की जॉब ज्यादा गई हैं। तो और आज अगर आप देखेंगे कि कोई जमाने में जब बेरोजगारी दर 2% हुआ करती थी, आज 9.2% बेरोजगारी का आंकड़ा छू रहा है और आज 9.2 बेरोजगारी की दर हो गई है। और 13 लाख, जिस प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा देश सबसे ज्यादा लगभग 35% से ज्यादा हमारे देश के जनसंख्या में युवा है, जिनका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, उनके पास जॉब्स नहीं होंगी, तो कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल। तो इस निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, जिस प्रकार सरकार ने थोड़े दिन पहले हमने देखा था अगस्त के महीने में एक छोटा सा पैकेज जरूर दिया था, बूस्टर कहने जिसे वो कहते थे, हमने बूस्टर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि 20 लाख करोड़ रुपए का वो बूस्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट एमएसएमई पे नहीं किया, क्योंकि एमएसएमई मिनिस्टर ने उसी समय कहा था कि हमें तो खुद सरकार से इतने पैसे लेने हैं, अगर सरकार हमें दे दे तो हमें कोई बूस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी का कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, आदरणीय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका कहना था कि अगर कोविड नहीं होता तो हम 2024 तक लगभग 5 करोड़ जॉब्स हम नए जनरेट कर लेते एमएसएमई के तहत। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आज देश की जनता बड़े उम्मीदों के साथ जरूर देख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वादे पूरे 6 सालों से किए गए, जैसा आप देखिए कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन्होंने कहा था, आज क्या स्मार्ट सिटी तैयार हो गई? बुलेट ट्रेन बनाने के लिए इन्होंने कहा था, तो क्या वो किस स्तर तक वहां पहुंच गए? मेक इन इंडिया की बात करने वाले अगर बुलेट ट्रेन जापान से मंगाते हैं और अगर कोई स्टैचू लगाते हैं 3,500 करोड़ खर्च करके, और अगर उसे चाइना से मंगाते हैं तो वो पॉलिसी उनकी वही फेल हो जाती है, मेक इन इंडिया वाली। अब डिजिटल इंडिया की हम बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया इन्होंने कहा था कि ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप कोविड से बचे रहेंगे, लेकिन देश की जनता ने भी देखा है कि जिस प्रकार से जो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, देखिए वैश्विक महामारी है, किसी को भी हो सकती है। लेकिन आज एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था जहां से डिरेल्ड हुई है, अगर आप देखेंगे कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी लगाने के बाद। अमित जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन की बातें हो रही थी कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, तमाम चीजें हैं, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया इस बीच, ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपके पास लौटूंगा प्रकाश जी। एक बात जो है सबसे बड़ी, जो हमेशा चुनौतियों का सामना करने की बात सरकार करती है, तमाम चीजें होती हैं कि इन चुनौतियों से हम निपटेंगे, अच्छे से निकल जाएंगे, लेकिन असली चुनौती तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है। और कई हमारे ऐसे लोग थे, जहां हमने सर्वे किया, लोगों की राय जाने की बजट से क्या उम्मीदें हैं उनकी, तो ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि पहले जब बजट आते थे तो मिडिल क्लास के लिए भी बहुत कुछ किया जाता था, प्रावधान किए जाते थे, लेकिन आज की तारीख में
जब बजट आता है तो किसानों की बात की जाती है, गरीबों की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है, लेकिन मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है, जो अपनी आमदनी का एक हिस्सा टैक्स में देता है, और हिंदुस्तान के जो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल मिडिल क्लास का है, वही सबसे ज्यादा पिस रहा है। पेट्रोल और डीजलों की कीमतें देख लीजिए, चाहे रसोई गैस की कीमतें देख लीजिए। तो मिडिल क्लास के लिए क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को है, और कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा यदि कोई पिसा है तो वो मिडिल क्लास है। क्या कहेंगे? अविनाश जी, आपकी बात बहुत हद तक सही है जी। और जब सरकार में कोई सरकार के नजरिए से देखा जाता है तो ये सोचते हैं कि हर वर्ग के लोगों को राहत मिले, चाहे निम्न आय वर्ग हो या मध्य आय वर्ग हो या उच्च आय वर्ग हो। देश में उच्च आय वर्ग भी पहले से ही बहुत दुखी है, उसका कहना कि हम पर सबसे ज्यादा टैक्स है। पहले टैक्स का स्लैब चार तरह का था, अब 7 तरह का स्लैब हो गया है। 30% टैक्स है इनकम पर। लेकिन ये जो बार बार लोग कहते हैं कि देश में बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो ये बात इनकम टैक्स तक तो सही है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो तो हर व्यक्ति दे रहा है। बिल्कुल। तो ये बात कहना कि केवल मध्यवर्गीय ही है, तो मध्यवर्ग तो पिस ही रहा है, सभी लोग पिस रहे हैं। और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना करें तो भारत में कुछ मामलों में टैक्स कम भी है। कई देशों में टैक्स का स्लैब 45% तक है। लेकिन 2-3 चीजें वहां पे मुख्य है। जैसे यूएस की इकोनॉमी की बात करें, वहां 3 चीजें मुख्य है। मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा, बिल्कुल, क्योंकि सारा इलाज फ्री है। हमारे देश में लोगों को चिंता की एक व्यक्ति बीमार पड़ा और उसकी जमीन बिकी, उसका खेत बिका, उसका घर बिका। एक ये मध्य वर्ग की हालत है, निम्न वर्ग की भी हालत। दूसरी चिंता मध्य वर्ग की सबसे बड़ी है शिक्षा। शिक्षा पर इतना बोझ है मध्यवर्गीय पे, क्योंकि अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है। और खास बात है कि अगर बच्चों को ट्यूशन में भेजते तो उस पर भी 18% टैक्स है। तो ये कौन से देश में कि शिक्षा पर भी बच्चों को पढ़ाओ तो सेस दो, बच्चों की शादी करो तो सेस दो, मैरिज हॉल बुक करो तो सेस दो, खाना खिलाओ तो मतलब उस पर आप टैक्स दो। इतना जीएसटी तो हर व्यक्ति उसमें पिस रहा है। लेकिन सरकार के पास संसाधन जुटाने के लिए है नहीं पैसे, तो सरकार इसी से जुटाने वाली। इसलिए बहुत आशा मुझे नहीं है कि बहुत राहत वाला बजट होगा, क्योंकि सरकार एक जेब में पैसे डालेगी और उसी जेब में से दूसरे हाथ से पैसे निकालेगी। सरकार को पैसे चाहिए और देश के लोगों से ही पैसे निकालने हैं उन्हें। और सरकार की जो योजनाएं बन रही हैं, जैसे अब लघु सूक्ष्म उद्योग वाले अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें, क्योंकि 20% रोजगार वो वर्ग देता है एसएमसी, तो इतना बड़ा एक हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है जो जिसका जीडीपी में 7% योगदान है और 13% तक रोजगार वो दे सकता है लोगों को। और 270 छोटे उद्योग रियल एस्टेट पर निर्भर हैं, टाइल्स उद्योग, सजावट के उद्योग, पर्दे, सोफे, हर चीज। तो हर व्यक्ति उम्मीद लगाए हुए कि सरकार क्या राहत देती है, और डरा हुआ भी है हर आदमी कि क्या होगा, क्योंकि सरकारों के बजट उनको समझने में ही 3 दिन लग जाते, इतने लंबी चौड़ी चीजें होती। वो अच्छी बातें तो पहले बता देते कि देखिए हमने इस टैक्स में छूट दी, लेकिन दूसरे हाथ से उसी जेब में जब सरकार हाथ डालती है तो पता नहीं चलता कि सरकार कहां से पैसे निकाल रही है। तो पता चलता कि एक हाथ से तो जेब में पैसे रखे और उसी सरकार ने 2 दिन बाद उसी हाथ से पैसे वापस निकाल लिए। तो ये भी हो सकता है। अविनाश जी आपके पास लौटूंगा। प्रकाश जी, अमित जी क्या कहेंगे? एक तरफ तो सरकार के पास चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में पूरे विश्व का नुकसान हुआ, तमाम चीजें हुई, और अब जो है खासतौर से कोरोना काल के बाद हेल्थ केयर जो है ये सेक्टर पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो गया है, और भी कई चीजें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बातें की जा रही हैं। चुनौती सरकार के सामने भी है, और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसके लिए अब युवाओं को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, किस तरह से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, या वो किस तरह से सरकार के इस नारे को लेते हैं और सरकार इसके लिए क्या करती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो युवाओं में भी एक जो है कहीं ना कहीं उत्सुकता बहुत है कि क्या कुछ उनके लिए मिलता है। और जैसा अभी प्रकाश जी बता रहे थे कि एक हाथ से सरकार देगी तो दूसरे हाथ से ले भी लेगी, और इस तरह की चीजें हो सकती हो कि सरकार को भी जरूरत है। क्या कहेंगे? जी देखिए, लगातार प्रकाश जी और आपकी बातें मैं सुन रहा था अविनाश जी, और मैं सबसे पहले तो उस पर जाना चाहूंगा
कि अगर जीएसटी में की दर में अगर कटौती करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी काउंसिल को फिर से इसको बैठ के रिवाइव करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर हम देखेंगे, मैंने जैसा पहले भी कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद ही इस देश का व्यापारी परेशान हुआ है और आज जिसने उस जीएसटी को जो लगाया था, और हम देख रहे हैं लगातार 250 बार मीटिंग करके उसमें फेरबदल रद्दोबदल बार बार किया जाता है। एक बार व्यापारियों के साथ बैठ के भी उस पर डिस्कशन करना चाहिए। दूसरी बात जो प्रकाश जी कह रहे थे, मैं उसी पे आता हूं कि हम स्वास्थ्य शिक्षा, अगर स्वास्थ्य को हम देखें तो जीडीपी का 1% ही हम से भी हम कम अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं, जबकि यह 2.5 से 4% तक होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हेल्थ पे सरकार 67,118 जो बजट में पिछले बार प्रावधान रखी थी, इसे कम से कम कोविड को देखते हुए इस बजट को डबल करना चाहिए और डबल तो किया जाना चाहिए। और छोटे शहर और जो गांव होते हैं वहां पर अगर हॉस्पिटल की सुविधाएं लोगों को नहीं रहती, और हम देखते हैं कि ऐसी बहुत ही विवश घटनाएं हमें सुनने मिलती हैं कि लोगों का इलाज नहीं होने के कारण लोगों की मौत तक हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी ये समझ में आ गया है इस कोविड-19 में कि स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सरकार को इस पे ही फोकस करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गांव की ओर जाए, जो छोटे शहरों की ओर डॉक्टर जाएं, उनको कहीं ना कहीं इंसेंटिव ज्यादा देके सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अगर गांव में जाएंगे तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, तो लोग जरूर आकर्षित होंगे। एक और अहम बात अविनाश जी, पीएम आयुष्मान जो योजना है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे पूरे भारत के दायरे में लेना चाहिए। सिर्फ बीपीएल परिवार को आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए इसे ओपन करना चाहिए। और एक और बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप रोजगार की बात कर रहे थे, आज आयकर अगर आप देखेंगे, इनकम टैक्स हम देते हैं वो 2.5 लाख तक हमें अगर उसको बढ़ाकर भी कम से कम उसको डबल कर देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ताकि लोग, टैक्स के कारण कई हमारे युवा दूसरे देशों में जाके, हमें यहाँ ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता या कम देना पड़ता है, तो हमारे जो बोलते हैं बेस्ट ब्रेन वो बाहर चले जाते हैं जॉब्स करने। अगर हम उनको रोक पाए और अगर हम उनकी सेवाएं अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश कहीं और तरक्की कर सकता है। एक और चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात अभी अविनाश जी कह रहे थे, प्रकाश जी, मैं उस पर ही आता हूँ कि रोड, हाईवेज और ग्रामीण जो विकास की मात्रा है उसे लगातार मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, जो लोगों को जॉब्स देते थे, जैसे अभी प्रकाश जी कह रहे थे, तो वो सेक्टर आज कहीं ना कहीं उपेक्षित है और कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर के लिए एक अलग से एक बैंक होना चाहिए और बैंक के साथ साथ वन विंडो होना चाहिए, ताकि वो लोग काम को करने के लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे आए। क्योंकि हमें सबसे आवश्यक ये है कि हम अपने युवाओं को यहाँ रोके, उसके साथ साथ व्यापारियों को ये लगे कि हम यहाँ पर जो माहौल है वो निश्चित तौर पे वो भय मुक्त माहौल एक हमें बनाना पड़ेगा। और जो वी शेप रिकवरी हमारी हो रही है, जिसे कहा जाता है कि धीरे धीरे हमारी रिकवरी हो रही है, निश्चित तौर पे हमारा देश अगर 2-4 पॉइंटों को लेके हम जाए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान दें, मूलभूत सुविधाओं पे अगर हम ध्यान दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय के साथ साथ पूरा देश बिल्कुल अमित जी आपके पास लौटूंगा। प्रकाश जी, जैसा अमित जी कह रहे थे उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया और उस पर काम भी हुआ। बहुत परिवर्तन देखने को मिला हमारे देश में, जगह जगह गांव-गांव में शौचालय बने, साफ सफाई पर ध्यान दिया गया और अब तो होड़ सी लग गई है, हर शहर में कोशिश की जाती है कि हमारा शहर ज़्यादा स्वच्छ हो, हमारा शहर ज़्यादा साफ सुथरा हो। तो एक माहौल बन गया और लोग भी आगे आए और उसका जो है परिणाम भी हमें सामने देखने को मिल रहा है। अब एक बात और जो आत्मनिर्भर भारत की हो रही है, इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इस चीज को अमल में लाया जाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाए, किन किन सेक्टर में
क्या जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएं और क्या सहूलियतें युवाओं को दी जाएं ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया गया है उसे अमल में लाया जा सके। क्योंकि ये बहुत कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए नारा तो दे दिया गया, लेकिन इसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाएगा, क्या कुछ इस बजट में इस दिशा में कोई संकेत मिल सकते हैं या कुछ प्रावधान सामने आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? अविनाश जी, अगर आप कागजों पर देखेंगे तो लगेगा कि हर योजना बहुत ही अच्छी है जी, कागज पर हर योजना अच्छी दिखती है, लेकिन अगर आप उसकी असलियत में जाएंगे तो उसके विरोधाभास नजर आते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी हमारे साथी ने बात की हेल्थ के बारे में। अब हमारी सरकार हेल्थ पे खर्च बढ़ा रही है जी, लेकिन वो बढ़ा क्यों रही है? क्योंकि कोरोना के कारण। कोरोना एक विश्वव्यापी व्याधि है पूरे विश्व में। इसके कारण अमेरिका जैसे देश की इकोनॉमी 1/3 नीचे आ गई, हम 1/4 के लगभग नीचे आए। तो ये विश्वव्यापी एक विश्व युद्ध की तरह ही था, ये कह सकते हैं कि एक विश्व युद्ध है। अब कोरोना से प्रभावित लोगों को अगर हम वैक्सीन दें, टीकाकरण करें, तो उस पर जो हजारों करोड़ का खर्च होगा। अगर 60 करोड़ लोगों को भी हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उसका खर्च 27,000 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि हम उसको डाल देंगे स्वास्थ्य के मद में, लेकिन स्वास्थ्य के मद में वैक्सीनेशन तो है ही, दूसरी चीजें भी शामिल होनी चाहिए कि लोगों का स्वास्थ्य, किसी का हृदय खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, उन सबका इलाज मुफ्त में हो, हर व्यक्ति का मुफ्त में, क्योंकि हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। ये व्यवस्था पे जाने में हमें समय लगेगा। निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में एक बात कही थी कि हम हमारा स्वास्थ्य का बजट लगातार बढ़ा रहे हैं और सरकार की योजना है कि सन 2024 तक, जब तक कि ये मोदी का कार्यकाल है, तब तक वे स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाकर 4% तक कर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक विरोधाभास है कि हम स्वास्थ्य के जीडीपी में स्वास्थ्य का महत्व बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य बीमा बढ़ाने से सरकार को भी जीएसटी मिलता है, क्योंकि हर बीमा, तो सरकार हर बात में से कमाई का रास्ता खोल रही है। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे हर प्रोडक्ट पे दिखाता था मेड इन इंडिया, उसके बाद आ गया मेड इंडिया, मेक इन इंडिया आ गया, उसके बाद असेंबल्ड इन इंडिया आ गया, अब आत्मनिर्भर भारत आ गया। तो 70 साल से हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। तो सरकार की योजनाएं बहुत ठोस होनी चाहिए, बहुत पुख्ता होनी चाहिए और उत्पादक होनी चाहिए। वो केवल ये कि हमारा जीडीपी का आंकड़ा बढ़ाने वाली बात ना हो कि जीडीपी का आंकड़ा बढ़ जाए। प्रकाश जी, एक बात और देखने में आई, एक चीज और देखने में आती है, ये कोरोना काल को यदि अलग कर दिया जाए, ये इस एक साल को एक तरफ रख के यदि हम बात करें, तो हमेशा से ही सरकार नारे बुलंद करती रही है, तमाम तरह की चीजें होती रही हैं हमारे देश में, लेकिन मूल जो है लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, महंगाई को किस तरह से कम किया जाए, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उस दिशा में बहुत ज्यादा काम होते हुए दिखता नहीं है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं बहुत प्रभावित करती हैं प्रकाश जी, आपको, हमको, हर आदमी को प्रभावित करती हैं, आसमान छू रही है। 100 रुपए के करीब पहुंच गया है पेट्रोल, है ना? लेकिन और जब कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमतें बिल्कुल डाउन हो गई थी, सब कुछ हो गया, तो उसके बावजूद भी राहत नहीं मिली लोगों को। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें सरकार के लिए या किसी के लिए कह दिया जाए, लेकिन ये कितना प्रभावित करती हैं एक आम आदमी को, ये आप और हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो इस दिशा में क्या सरकार कर सकती है और करना चाहिए, क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जब सरकार में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी तो इसी मुद्दे को लेकर सड़क पर आंदोलन किए गए, आपने और हमने सबने देखा, लेकिन आप जब खुद सत्ता में आ गए तो वही चीज जो है उस पर कोई लगाम नहीं है। क्या कहेंगे? अविनाश जी, जब आपने जीएसटी लगाया तो जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि जीएसटी में अधिकतम टैक्स आपका 28% है और आप चाहते हैं 200% टैक्स लेना, 100% टैक्स लेना। तो अगर जीएसटी में शामिल कर देंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, लोगों को साफ दिखेगा कि इतना पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है। तो ये यहाँ पर मुझे नीयत ठीक नहीं लगती, सरकार मंशा ठीक नहीं लगती। सरकार को वास्तव में अच्छा करना चाहिए। एक और बात जिसकी चिंता मुझे है, आज मैं व्यक्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। वो चिंता यह है कि बजट के पूर्व जो आर्थिक समीक्षा आई थी उसमें सरकार ने कहा कि हम गरीबों को, बीपीएल लोगों को, 80 करोड़ बीपीएल वाले लोगों को राशन में जो सस्ता अनाज देते हैं, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है।
जी उस आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि हम जो गेहूं 2 रुपए किलो दे रहे हैं, उसको सरकार को राहत पहुंचाने में 27 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और जी 1 किलो चावल जो हम 3 रुपए किलो देते हैं, उसे खर्च करने में हमें 37 रुपए खर्च करने पड़ते हैं जी सरकार को। तो वो 27 और जो सारा अंतर है पैसे का, जी 34 रुपए और 25 रुपए का, ये जी सारा अंतर हम मिडिल क्लास के और टैक्स पेयर के ही पैसे से जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। जी और अब सरकार ने कहा है कि हम उस पैसे को थोड़ा, उसका दाम थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जी क्योंकि 2013 से जब से मोदी सरकार आई है उसके दाम नहीं बढ़े। जी तो राशन की दुकानों पर मिलने वाला बीपीएल वाले लोगों को जो सस्ता अनाज मिलता है, उसकी कीमत सरकार बढ़ा सकती है, जी पर वो बढ़ाएगी कितना? 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए कर देगी या 4 रुपए कर देगी, वो भी जी बहुत ज्यादा होगा, जी क्योंकि फिर मीडिया चिल्लाएगा कि दाम 100% बिल्कुल बढ़ा दिए, 200% बढ़ा दिए। तो इतनी हिम्मत सरकार में नहीं है, लेकिन वो सारा बोझ उठाना तो मध्य को ही है और टैक्स पेयर को, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है। बिल्कुल। तो प्रकाश ये जी, भी एक चुनौती सरकार के साथ। प्रकाश जी, आपके पास और अमित जी के पास मैं लौटूंगा। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। राजेश जी, बजट आ रहा है, निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं कुछ ही देर में। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना में जितना लोगों ने कष्ट झेला, जितनी तकलीफें झेली, उसके बाद एक राहत हर व्यक्ति चाहता है हिंदुस्तान का कि उसे कुछ राहत मिले, और ये बजट से बेपनाह उम्मीदें हैं, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे आम आदमी हो या मिडिल क्लास हो। उच्च वर्ग को भी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके नुकसान हुए हैं, व्यापार ठप पड़ गया, जीएसटी नीचे आ गई, बातें बहुत हो रही हैं। लेकिन अब क्या लगता है कि कैसा ये बजट होने वाला है? क्योंकि हर वर्ग को इस बार वो है बड़ी आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहा है। मध्य प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी आप और हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने ज़्यादा हैं, कितना ज़्यादा टैक्स हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लिया जाता है, और भी चीज़ों पर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में भी लोगों को बहुत उम्मीद है इस आम बजट से, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, निश्चित तौर पर इस आम बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और जिस तरह से हमने भी मध्य प्रदेश के लोगों से बातचीत की, अलग अलग सेक्टर वाइज लोगों से बातचीत की, चाहे वो गृहिणी हो, महिला हो, चाहे व्यापार उद्योग जगत से जो जुड़े हैं वो लोग हों, स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वास्थ्य से जुड़े जो लोग हों, शिक्षा की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, उम्मीद बहुत सारी है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है अविनाश जी कि क्या ये जो बजट आ रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने वाली है, बस थोड़ी ही देर में जो कैबिनेट की बैठक है लगभग वो शुरू हो चुकी है या होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण पहले ही पहुंच चुकी थी। तो बात यहाँ पर यह है कि जो उम्मीदें हैं, क्या उस उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरता है? क्योंकि उसकी वजह यह है, तमाम तरह की जो शंका इस बजट को लेकर ये भी है, एक तरफ उम्मीद है और एक तरफ शंका ये भी है कि जिस तरह से कोरोना के चलते तमाम सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, उसका असर, चूंकि उसके बाद ये बजट आ रहा है, तो उसका असर कितना इस बजट पर देखने को मिलता है। क्योंकि एक तरफ सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तरफ बिगड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है, जो पटरी से उतर चुकी है, उसको पटरी पर लाना, दूसरी तरफ लोगों को कैसे, आम लोगों को, आम जनता को कैसे राहत मिले, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हर सेक्टर में, जिस तरह से लगातार आप भी जिक्र कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट के साथ भी आप बात कर रहे थे कि महंगाई तेजी से बढ़ी है, कहीं ना कहीं कोरोना का असर साफ। राजेश जी, एक बात अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सरकार के पास को भी पैसों की जरूरत है, यदि उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो किस तरह से खर्च करेगी, और जो कुछ भी प्रावधान किए जाएंगे या हमें और आपको लगे कि ये हमारी लिए राहत भरी चीज है या हमें इतना फायदा सरकार देने वाली है, तो प्रकाश हिंदुस्तानी जी का यह कहना था कि एक हाथ से सरकार लेगी और दूसरे हाथ से, मतलब एक हाथ से देगी और दूसरे हाथ से वापस ले लेगी, इस तरह से कुछ चीजें होने वाली हैं। जी, बस उसी बात पे अविनाश जी में आ रहा था कि सरकार के हाथ भी कहीं ना कहीं बंधे हैं। एक तरफ उसको अपना राजस्व कैसे बढ़े, इसके लिए काम करना है, दूसरी तरफ कैसे लोगों को राहत देना है, उसके तरफ भी काम करना है। तो जब अगर सरकार ये चाहेगी कि उसका राजस्व बढ़े, तो कहीं ना कहीं उसका असर ये दिखेगा कि एक साइड से लेके उसको लगेगा कि यहाँ बहुत ज़रूरत है, चाहे किसानों के मामले में कहें या गरीब तबका जो है उसके लिए करें,
तो ये टैक्स स्लैब कहीं बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं उसका बोझ अन्य लोगों पर आएगा। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि निर्मला सीतारमण किस तरह से, यही जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमण से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। अब ये तमाम सारी जो चीजें हैं उसमें कैसे सामंजस्य बिठा के वो बजट सामने पेश करती हैं, क्योंकि किसानों की एक बड़ी समस्या बिल्कुल सामने है और इसके चलते भी किसान हो चाहे व्यापार उद्योग से जगत से लोग हों वो प्रभावित हुए हैं। और खास तौर पर जिस तरह से इस कोरोना काल के चलते लोगों का रोजगार गया है, खास तौर पर जो छोटा तबका है, जो मध्यम तबका है, जो गरीब तबका है, उसको कैसे सरकार राहत देती है, किस तरह से टैक्स स्लैब में बदलाव होता है, किसानों के लिए पिटारे में क्या कुछ खास होता है। और इन सब के बीच दो सेक्टर ऐसे हैं जिस पर ये अनुमान लगाया जा रहा है। एक रक्षा पर भी ये माना जा रहा है कि बजट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हाल ही के दिनों में जो स्थितियां सीमा पार से हुई हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हेल्थ स्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है तो हेल्थ पर भी काम करेगी, क्योंकि कोरोना अभी वैक्सीनेशन का काम हुआ है, तमाम तरह का काम अभी इस पर लंबे समय तक होना है। तो हेल्थ को लेकर और यही कारण है कि लगातार कहा जा रहा है कि क्या कोरोना सेस भी सरकार लगा सकती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं अविनाश जी, उम्मीद बहुत है, लेकिन देखना होगा कि निर्मला सीतारमण किस तरह से सामंजस्य में बिठाती है। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। अमित जी, जैसा अभी राजेश जी कह रहे थे, प्रकाश जी भी कह रहे थे, और कुल जमा बात यही है कि सरकार के पास इनकम नहीं होगी तो वो किस तरह से खर्च भी करेगी, यही सब कुछ बात है। लेकिन जितना लोक लुभावन बजट होना चाहिए, जितनी उम्मीद की जा रही है, शायद वैसा ना हो, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है सरकार के सामने और वादे भी उनके हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो भी उन्हें पूरे करने हैं, लेकिन किस तरह से होगा। और दूसरी बात यह कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है, कोरोना से हम निपट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक पूरे ही देश में आर्थिक गतिविधियां संचालित नहीं कर दी जाती, सारी चीजें जो कहना चाहिए कि पहले जैसी नहीं हो जाती, ऐसे में किसी भी योजना को अमली जामा पहना देना या स्थितियों को वापस पटरी पर ले आना, ये कम चुनौती भरा नहीं है। ऐसे में सरकार किस तरह के फैसले, कठिन फैसले भी ले सकती है, वो शायद उससे मायूसी थोड़ी सी हाथ लगे, क्या कहेंगे? जी देखिए, जैसा अगर आप देखेंगे, मैं आपके चैनल पे ही सुबह देख रहा था और लोगों के बोलते हैं ना, होप इज वेरी हाई, लोगों के होप बहुत है। लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि जब तक हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि बजट में अगर बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक आर्थिक सुधार नहीं हो सकता। और मौजूदा समय में आप देखेंगे तो रूरल डिमांड बढ़ने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपए इनको वार्षिक जो मिलते हैं, आप बताइए कि 6,000 रुपए वार्षिक, क्या ये न्याय है? तो इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 17-18 हजार रुपए करना चाहिए, जब देश का किसान आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है, हम देख रहे हैं। और जरूर सरकार को लगभग 1.5 करोड़ रुपए जरूर ज्यादा लगेंगे, लेकिन मैं आपको पर अमित जी एक बात है, सरकार किसान जो है मौसम की मार और तमाम चीजें हैं, कर्ज में वो रहता है, उससे ज्यादा तकलीफें तो उन बिचौलियों से हैं जो कम कीमत में किसानों का अनाज लेकर उनका शोषण करते हैं। उन सब चीजों से भी तो राहत जब तक उन किसान को नहीं मिलेगी, उसकी पैदावार का उसको उचित दाम नहीं मिलेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो पाएगी? कीटनाशकों को खरीदना हो, यूरिया खरीदना हो, उसे खाद खरीदना हो, बीज खरीदना हो, तमाम चीजों के लिए उसे जो है बड़ी तकलीफें झेलना पड़ती है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि मौसम साथ नहीं देता, कई बार कर्ज जो उसका लिया हुआ होता है, फसल खराब हो जाती है तो कर्ज उस पर चढ़ जाता है। ऐसे में यदि वो कोई फसल पैदा करता है और उसका यदि उचित दाम नहीं मिले, तो यही सारे कुछ प्रावधान अभी शायद उन्होंने जो कृषि कानूनों में किए थे, बिचौलियों को दूर करने वाली बात है, तो ये सारी चीजों को भी बहुत तरीके से अमल में लाना पड़ेगा, तब जाके किसानों की हालत जो है बेहतर हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसानों की तकलीफों के जो किसान झेल रहे हैं, उन चीजों को दूर करना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे अमित जी? जी देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि जब तक देश का किसान समृद्ध खुशहाल नहीं होगा तब तक आर्थिक सुधार का सपना भी देखना हमारे लिए खराब है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं अविनाश जी, हमने जब अपना घोषणा पत्र अभी 2 साल पहले लाया था तो हम जनता के बीच में जाके वहां के जो लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज क्या है हमने सबसे पूछा। और आपको मैं बता दूं कि वो घोषणा पत्र जो हमने बनाया था लोगों से पूछ के बनाया था, तो लोगों को क्या चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, अगर ये लोग डिसाइड करेंगे, जैसे किसान भाइयों को बैठा के पूछा जाए
कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप क्या चाहते हैं। आज 65 दिनों से ज्यादा अगर वो दिल्ली पे धरने में बैठे हैं और हमने देखा है कि जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है वो भी देश की जनता लगातार देख रही है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप उनको बुला के पूछिए, आप उनको बताइए कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं और आपको ये आपको क्या चाहिए। जैसा हमने छत्तीसगढ़ में किया, आज छत्तीसगढ़ का केस अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज्यादा किसान अगर कहीं समृद्ध खुशहाल हुआ है और अगर उसके जेब में पैसे अगर सरकार ने देने के काम किया है तो ये हमने किसान भाइयों से पूछ के अपना घोषणा पत्र बनाया था। और आज आप देखिए कि वैश्विक महामारी से हम सभी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर पूरे देश में मंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर व्यक्ति उसके ऊपर अगर आर्थिक परेशानी नहीं आती है तो ये दर्शाता है कि अगर आप उससे पूछ के करेंगे और अगर थोड़ा सा ध्यान उसकी ओर देंगे तो निश्चित तौर पे हमारा, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जब केंद्र में बैठी हुई एजेंसी छत्तीसगढ़ के अच्छे काम को कहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी योजनाओं को अगर केंद्र मंगाता है कि आप अपनी इस राजीव गांधी न्याय योजना को हमें बताइए, आप अच्छी योजना कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर। लेकिन एक बात है अमित जी, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, अपनी पीठ थपथपाने वाली बात तो सभी करते हैं और ये लाजमी भी। लेकिन एक बात, मेरी बात सुनिए, लेकिन जब केंद्र सरकार, अमित जी एक मिनट बात सुन लीजिए, या वो कोई राजनीतिक बहस अपन नहीं कर रहे हैं, मुद्दा भी नहीं है वैसा। हमारा ये कहने का मतलब है कि यदि केंद्र सरकार किसी तरह का कोई कानून लाती है, कोई प्रावधान करती है और बेहतरी के लिए करती है, तो उसमें यदि कुछ संशोधन हो सकता है या कुछ सुझाव हो सकते हैं, वो देने का काम विपक्ष को करना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरह से उसका रवैया होता है कि चीजों को अमल में लाने के पहले ही यदि हल्ला मचा दिया जाए तो कहां से चीजें होंगी। यदि कोई चीजें ठीक नहीं कर रही है केंद्र सरकार, और आप जैसा अभी आपने बताया कि कई योजनाएं जो छत्तीसगढ़ की वो केंद्र सरकार जो है वो खुद कह रही है कि बताइए भाई कि किस तरह से आपने ये तमाम चीजों को सुधारा, तो यही भूमिका विपक्ष की भी रहना चाहिए कि यदि सरकार कुछ बहुत बेहतर करना चाह रही है किसानों के लिए तो उसमें यदि कोई सुझाव दे सकते हैं तो दीजिए और उस चीज को अमल में लाने दीजिए। लेकिन सिर्फ कि हम विरोधी हैं, विरोध ही करना है, ये चीज भी कई बार जो है जो हितग्राही हैं, जो किसान हैं, जिनके लिए योजना बनी है, उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। अमित जी, इस पर आप जवाब बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन प्रकाश जी आपसे मैं पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कहेंगे? जहां तक किसान आंदोलन की बात है, ये बात कही जा रही है कि किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है और सरकार को समाधान करना चाहिए जी। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक टेलीफोन कॉल पर उपलब्ध हूं और इसके बारे में अब कल इस बारे में चर्चा होने वाली है। किसान नेताओं ने भी कहा है कि हम माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नीचे नहीं आने देंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर सुधार हो रहा है, अगर आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं तो किसानों से बात कर लेने में क्या इतराज था? जो छत्तीसगढ़ दोनों ही तरफ की बात होगी ना प्रकाश जी। विपक्ष को भी यदि किसानों के सपोर्ट में आए तो विपक्ष को भी समझना चाहिए कि आखिर सरकार पूरी तरह से तो नुकसान तो किसानों का नहीं करना चाहेगी, कोई भी सरकार हो। जो भी प्रावधान किए गए, कानून बना है तो किसानों के हित के लिए बना। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, तमाम चीजें होना चाहिए, तो उसके लिए सरकार तैयार भी है बात करने के लिए। लेकिन ये कई बार अड़ियल रवैया जो हो जाता है और जो आपने और हमने देखा पिछले 2 महीनों से तमाम जो चल रहा है घटनाक्रम, ऐसे में नुकसान किसका? उन्हीं किसानों का जिनके लिए कानून बना, और आप विरोध भी कर रहे हैं तो उन्हीं किसानों के लिए कर रहे हैं जो जिनका फायदा आप चाहते हैं। जी राजेश जी ने इसके पहले एक बात कही थी जी, बिल्कुल मैं उस पर आ रहा हूं, प्रतिरक्षा के मामले में, क्योंकि इस बजट में प्रतिरक्षा पर हमें अपना खर्च बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि हमारे सामने दो दुश्मन गलबहिया करते हुए नजर आ रहे हैं जी। और ये खतरा भी है कि पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ मोर्चा ले सकते हैं, भारत के खिलाफ ले सकते हैं जी। ये तो राजनीति है, कूटनीति है, तो सरकार का ध्यान इसकी तरफ भी। और 3 दिन पहले एनसीसी की रैली में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत रक्षा उत्पादन सामग्री का एक प्रमुख केंद्र होगा। तो इस बात को देखिए कि बजट के पहले प्रधानमंत्री ने एक हिंट दिया है कि हम अपना रक्षा उत्पादन बढ़ाने वाले हैं, रक्षा उत्पादन पर खर्च बढ़ाने वाले हैं।
तो एक ये दूरगामी, ये बजट तो खैर एक साल का लेखा जोखा, लेकिन बजट इसके अलावा ये है, हमें हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है, हमारी नीति बताने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया उसका मतलब यह है कि आगे जाकर भारत प्रतिरक्षा के सारे उपकरण, साजो सामान, यानी हमारी आर्टिलरी की गने, फौजी गाड़ियां, ये सारे संसाधन भारत बनाएगा, और जब बनाएगा तो उसका निर्यात भी करेगा। तो आप देखिए कि प्रतिरक्षा के भारत में दुनिया की 20% आबादी है, और भारत का प्रतिरक्षा खर्च भी काफी ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सामग्री का आयातक भारत है, दूसरे नंबर पर है। और हम अगर रक्षा उत्पादन सामग्री बनाकर निर्यात करने लगे तो और हमारा हिसाब उसमें भी 1% भी नहीं है जी। अगर हम इस क्षेत्र में आगे जाते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है। इस बजट को लेकर एक दो बातें और जोड़ना चाहता हूं अविनाश जी। वो ये है कि बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जो इस कोरोना काल में लगभग खत्म हो गए, जी। तो जैसे एविएशन सेक्टर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है जी। होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उसका भी रोजगार पर बहुत असर पड़ा है क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जो जितने लोग काम करते हैं और उसकी सहायक इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, बिल्कुल बहुत वो एक चीज से बहुत सारी चीजें रोजी रोजगार जुड़े हुए होते हैं। और अब सरकार का ध्यान है कि उन लोगों को कैसे राहत दे। केवल ये एक वर्ग की बात नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री में भी आएगी। पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ा, होटल इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ा, बहुत सारी चीजें। और प्रोटोकॉल जो है कोरोना का कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क पहनना, उन तमाम जो चीजों ने वो है स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए लोगों की, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ अंतर आ गया है। और होटलों में भी जो है तादाद लोगों की कम है, फंक्शंस जो हैं वो बड़ी सीमित संख्या में हो रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स जुड़े हैं, वो प्रभावित हुए। इन सब चीजों को भी पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हैं। राजेश जी, ये जो कई, जिस तरह से भी प्रकाश हिंदुस्तानी जी बोल रहे थे कि बहुत जो होटल इंडस्ट्री है, पर्यटन उद्योग है, छोटे छोटे रोजगार हैं, वो एक तरह से ठप क्या बंद से हो गए हैं, उन्हें वापस पटरी में लाना एक ये चुनौती भी है। दूसरा, जो अभी कुछ देर पहले प्रकाश जी कह रहे थे कि 2 रुपए किलो अनाज हम गरीबों को मुहैया कराते हैं, उस पर लेकिन सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो ये जो है ये चीज भी तो बढ़ा सकती है सरकार, लेकिन उस पर भी हो हल्ला होने की उम्मीद है कि यदि सरकार कुछ करती है तो उसका विरोध भी होने लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इन सब चीजों को, इन तमाम जो ठप पड़ गए हैं रोजगार धंधे लोगों के, कई लोगों की, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई जो इस तरह के व्यवसायों से जुड़े थे, होटल इंडस्ट्री से जुड़े थे या पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए थे, वो चीजों के पर भी अब सरकार का देखना होगा कि क्या फोकस होता है, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें पटरी पर नहीं आएंगी, अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक होने में मुश्किलें आएंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए अविनाश जी, लगातार उसी की हम बात कर रहे हैं। सरकार के सामने चुनौतियां तो बड़ी हैं, लेकिन ऐसे में यही है कि कैसे तमाम चीजों को वो सामंजस्य एक बिठाती है, कैसे जहां जरूरी है कि नहीं फौरी तौर पर राहत देने की जरूरत है वहां पर काम करती है। उसका भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक मोर्चे पर भी अपनी सेहत को दुरुस्त करना है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था की जो स्थिति हुई है। साथ ही जिसका जिक्र प्रकाश जी जिस तरह से लगातार कर रहे थे, या जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बात कर रहे थे, सही बात है, कोरोना के चलते तमाम सारे सेक्टर प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर जो गरीब तबका है, जो मध्यम तबका है, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया अविनाश जी आपसे कि लोगों का जिस तरह से रोजगार छिना है, जिस तरह से तमाम सारी कंपनियों से भी लोग निकाले गए हैं, और जो हमने देखा कि किस तरह से प्रवासी मजदूर अलग अलग जिस तरह से काम करते थे, फिर वो वापस अपने घरों पर पहुंचे और वहां पर उनके सामने उनके पास काम नहीं है, उनको कैसे काम मिले। दूसरी तरफ जिस तरह से प्रकाश जी कह रहे हैं कि 2 रुपए किलो को लेकर जो राशन मुहैया, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा इस समय है, क्योंकि जब ऐसे लोगों के पास काम नहीं है और वे अपने घरों को पहुंचे हुए हैं, तो उनको जो रोजमर्रा की उनकी चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको देना सरकार के सामने प्राथमिकता है। और ये तमाम सारी चुनौतियां हैं, और जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं कि तमाम सारे सेक्टर जो प्रभावित हुए हैं, चाहे सिनेमा घर की हम बात कर लें, होटल उद्योग की हम बात कर लें,
तमाम सारी जो चीजें प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं सरकार को वो भी पटरी पर लाना है। और पटरी में लाने के लिए जाहिर सी बात है कि सरकार को अपने हाथ खोलने होंगे, और कहीं ना कहीं सरकार की भी मजबूरी इस बात को लेकर के उसको भी कैसे रेवेन्यू जनरेट करे, किस सेक्टर से उसको रेवेन्यू जनरेट करे। दूसरी तरफ एक बात और मैं यहाँ करना चाहूंगा अविनाश जी, पिछली बार आपने मुझसे जो सवाल किया था मध्य प्रदेश को लेकर कि मध्य प्रदेश को भी क्या उम्मीद है, उसके चलते जिस तरह से अभी एक हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में उन्होंने तमाम सारे मंत्रियों से दिन भर बातचीत की थी। बातचीत इसी बात को लेकर थी जिस तरह से पीएम मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत, और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी एक सेक्टर तैयार की किन विभागों को सबसे ज्यादा जरूरत पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश भी जानता है, मध्य प्रदेश की सरकार भी ये जानती है कि एक साथ सारा पैसा, एक साथ सारा फंड रिलीज हो जाए केंद्र से, ऐसा हो नहीं सकता। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले जो प्राथमिकता उनकी है, उनकी सरकार की है, जिस पर तेजी के साथ वो मध्य प्रदेश में काम करना चाहते हैं, उसको लेकर उन्होंने वहां के केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है। अपना एक विजन, एक रोड मैप जो लगातार उन्होंने तैयार किया है अपने मंत्रियों के साथ बैठकर, लगातार अधिकारियों के साथ बैठकर किया कि इस सेक्टर में वो पहले काम करना चाहते हैं, और इसी के लिए जो फंड की रिलीज है, और यही कारण है कि जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि जनता को राजेश जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा टैक्स जो है मध्य प्रदेश में वसूला जाता है, चाहे पेट्रोल डीजल पर हो या तमाम चीजों पर, तो उस पर कोई भी राहत मध्य प्रदेश की सरकार जो है हमेशा उम्मीद की जाती है, ना बजट में दी, ना आम दिनों में राहत देने वाली बात होती है, लेकिन वादे यहां पर भी बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, बहुत एक चिंता का विषय निश्चित तौर पर है, क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लगभग वो आंकड़ा पहुंच रहा है कि 100 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है, और इसके चलते ना केवल जो डीजल पेट्रोल का उपभोग होता है, इसके चलते तमाम सारी चीजें महंगी भी हुई हैं। तो जनता पर डबल मार, कोरोना के चलते जो तमाम सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, रोजगार लोगों का छिना है, या रोजगार है भी है तो उस हिसाब से वो गेन नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से वही बात है ना राजेश जी, यदि रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं या उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आत्मनिर्भर तक की ओर लोगों को ले जाने में जो है चीजें शेप लेने में भी थोड़ा समय लेती हैं, तो लेकिन फौरी राहत तो डीजल पेट्रोल की कीमतों में टैक्स कम करके की जा सकती है, और भी कई ऐसे प्रावधान है जिससे जनता को राहत दी जा सकती है, वो नहीं दी जाती। कहा यह जाता है कि कर्ज में है सरकार, हमें कर्ज लेकर सरकार चलानी पड़ रही, कई तरह की बातें होती हैं, और यही सब कुछ केंद्र, ऐसा नहीं है कि केंद्र के सामने भी इस तरह की चुनौतियां होंगी, और केंद्र इससे निपटने के लिए ही जो है कई प्रावधान वो करेगा, उसे इनकम भी चाहिए कि उससे उसकी आय हो, तभी जाके देश के जन कल्याण के लिए वो काम करे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी अभी बयान आया है, बिल्कुल, और बजट को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट होगा, बजट से सभी वर्गों को खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है अविनाश जी कि कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये बजट होगा, क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, और यही लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस बजट से लोगों को उम्मीद है। अब देखना होगा कि किस तरह से ख्याल सरकार, मोदी सरकार इसका रखती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखती है, क्या उनके पटारे में ऐसा सब कुछ है, कुछ देर बाद साफ हो जाएगा जी, या इस कोरोना के चलते इस स्थिति में केंद्र सरकार है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब पिटारा खुलेगा थोड़ी देर बाद तो ये भी सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक तरफ तमाम सारी चीजें जो लोगों को उम्मीद है, आम जनता को, मध्यम वर्ग की जनता, गरीब जनता को, और दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं कि उसकी सेहत पर किस तरह से सरकार काम करेगी। जी अमित जी क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी होटल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर की जो बात हो रही थी, और बहुत से लोगों का रोजगार उससे जुड़े रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई जो है सेक्टर है उसे बड़ी राहत देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग है, अगर उसमें स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किया, अगर मैन्युफैक्चरिंग उस पर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम जाएंगे तो सीमेंट और अगर स्टील में अगर जीएसटी कम किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बूस्टर की आवश्यकता ये सेक्टर देख रहे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस पे ग्रोथ आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने देश में जिनका रोजगार चला गया उनको रोजगार कैसे दें। तो मुझे लगता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वर्ष भी लोगों की हेल्थ। तो हेल्थ में, और एक अगर आप देखेंगे
तो फार्मास्यूटिकल्स में अगर आप देखेंगे तो भारत को पूरे विश्व में बड़ी अच्छी आशाओं की नजरों से देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉड बेस बना के और जिस प्रकार से इस पे अगर वर्क करेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। और प्रकाश जी जो डिफेंस की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि कल ही सीसीएस ने 83 तेजस विमान HAL से खरीदने का करार उन्होंने किया है और 48,000 करोड़ रुपए का वो सौदा है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस में इस बार जरूर सरकार ज्यादा ध्यान देगी, क्योंकि पिछले बार भी अगर हम देखेंगे तो 3.37 करोड़ लाख करोड़ रुपए सरकार ने, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 15% तक डिफेंस में सरकार खर्चा करेगी। और एक और अहम चीज कि कैसे मध्यम वर्ग, हम बार बार कह रहे हैं कि मध्यम वर्गों के विषय में कोई नहीं सोचता। और पिछले 7 सालों से अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत वो है। और आपको मैं बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम कृषि सुधार पे हम बात नहीं करेंगे, और मैं अभी एक चार्ट देख रहा था जो लास्ट ईयर सीतारमण जी ने बजट जारी किया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं सारे एक्सपेंडिचर, सारे जो भी हेड्स है कि कैसे इनकम आएगी और इनकम जाएगी। तो और मैं आपको दूसरा चार्ट भी दिखाना चाहता हूं अविनाश जी, कि देखिए जो चार्ट कैसा कैसा उन्होंने वो किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो मुझे जाके आई वो शॉक कि जब मैं इसको देख रहा हूं, एग्रीकल्चर पे सिर्फ 2%, ये देखिए सिर्फ 2% एग्रीकल्चर पे अगर सरकार सोचेगी तो ये कहीं कैसे देश आगे विकास की ओर जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा अपना ये आउटलुक है कि सरकार अर्थव्यवस्था पे पूरी तरीके से फेल है। सरकार को कैसे लोगों को राहत देना चाहिए, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की आशाएं हैं, कैसे लोगों को सरकार उसको फुलफिल करेगी, ये सरकार को देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि मध्यम वर्गों को कैसे खुश करे। क्योंकि 60% कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर, अगर हम 2.5 से 3 करोड़ लोग अगर हम मानते हैं कि वो टैक्स देते हैं, तो उसमें अधिकतर जो है वो सर्विस क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। तो उनको भी मार ज्यादा ना पड़े, सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए। जी प्रकाश जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अमित जी की बात से? अमित जी की बातें बहुत सही है जी। लेकिन बजट जो है वो एक तरह की दिशा बताने वाली, वो एक सितारे की तरह है, उसे देखकर आप चल सकते हैं, वो कोई गूगल मैप नहीं है, ये मान लीजिए जी। तो आप समझ सकते हैं कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है तो सरकार उत्तर दिशा की ओर जा रही है, इतना समझ सकते हैं आप जी। लेकिन सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और सरकार के सामने एक और चुनौती है जो बजट से रिलेटेड नहीं होते हुए भी है। जैसे अगर जितना डूबत खाता बढ़ेगा, एनपीए बढ़ेगा, तो सारा बोझ उसका सरकारी बैंकों पे आने वाला है और लेन देकर वो सारा खर्च आम लोगों की जेब पर जाने वाला, आम लोगों पर पड़ने वाला। सरकार की प्राथमिकता MSME है, सरकार की प्राथमिकता किसान है, सरकार की प्राथमिकता युवक हैं, महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, मध्यम वर्ग है। इन सब वर्गों को खुश रखने के लिए बजट में थोड़े थोड़े प्रावधान रखे जाते हैं। और ये ऐसा ही होता है जैसे कि आप अमित जी से 100 रुपए लेकर मुझे दे दें और राजेश जी मुझसे 100 रुपए लेकर वापस अमित जी को दे दें, तो बजट में कुछ ऐसा ही होगा कि एक विभाग लेगा, दूसरा विभाग देगा। लेकिन प्रकाश जी एक चीज और भी, जहां तक मैं, बजट की मूल अवधारणा अविनाश जी ये है कि वो दिशा दे अर्थव्यवस्था को। प्रकाश जी एक चीज और भी है, ज्यादा होगा बजट का एक हिस्सा मात्र, लेकिन दिशा मिले, ये मुख्य। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, दिशा मिलना चाहिए बजट में, दिशा देने वाला बजट होना चाहिए, अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आए, यही सबकी आकांक्षा है। लेकिन एक बात और भी है कि कई बार जो होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, योजनाएं तो बहुत बना देती हैं और उसका प्रचार प्रसार भी इस तरह से किया जाता है कि ये योजना लागू हो गई तो गरीबों का कल्याण हो जाएगा, ये योजना लागू हो गई तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, इस तरह की बातें बहुत की जाती हैं। लेकिन कई बार योजनाओं का जो प्रारूप होता है कि उनको किस तरह से हम उसका लाभ ले सके, प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। तो उसका सरलीकरण भी जब तक ना किया जाए, ट्रांसपेरेंसी ना बरती जाए, तब तक वो चीज जो है असल हितग्राही तक कई बार चीजें नहीं पहुंच पाती। तो इस दिशा में भी सरकार को जो है कहीं ना कहीं नियम कायदे ऐसे बनाने चाहिए ताकि पारदर्शिता आए, प्रक्रियाएं सरल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हितग्राही योजनाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ सके, सफलता की ओर कदम बढ़ा सके। क्या कहेंगे आप? अविनाश जी, मुझे लगता है सरकार को सारी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट रखनी चाहिए, बगैर घुमाव फिराव के कहना चाहिए। सरकार टैक्स ले रही है तो टैक्स देने वाले को पता है कि हम आपसे टैक्स ले रहे हैं तो हम आपको क्या सुविधा दे रहे हैं जी। स्पष्ट हो कि अगर मैं इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति हूं और मैं बीमार पड़ा तो मेरा बेहतरीन इलाज हो,
मुझे इसकी चिंता है। मैं अगर इनकम टैक्स दे रहा हूँ, मैं 30 साल तक या 40 साल तक इनकम टैक्स दे रहा जी। हूँ और मैं बूढ़ा हो गया जी। हूँ और मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो सरकार देखे, जी। जैसा कि दुनिया के कई देशों में है कि जी। अगर आप इनकम टैक्स दाता है, इनकम टैक्स पेयर हैं और आप इनकम टैक्स देते हैं, तो आपको जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वो पेंशन इस पर निर्भर है कि आपने कितना टैक्स दिया जी। है। एक न्यूनतम पैसा तो दिया ही जाता है। जी। तो मैं टैक्स दूं, टैक्स देने में किसी को कोई एतराज नहीं है इस देश में, ये दुनिया है, में कहीं भी। बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन प्रकाश जी कि टैक्स देने में किसी को ऐतराज नहीं है। जब सरकार के बताए नियमों कायदों से यदि आम जनता चलती है तो सरकार उनके लिए क्या करती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश जी, कुछ ही लम्हे रह गए हैं, बजट पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और जैसा हमेशा ही बजट में होता है कि उम्मीदें सभी को बहुत होती हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें पूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती। ये हर बजट में ही ऐसा होता है, लेकिन इस बार का बजट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल से हम निकलकर बाहर आ रहे हैं, और ऐसे में सबको लगता है कि ये जो बजट आएगा वो एकदम से जो है पूरे ही देश में खुशहाली ले आएगा, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन कई टेक्निकल इसमें ऐसी पॉइंट्स हैं कि हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं। और जैसा प्रकाश जी कह रहे थे, अमित जी भी कह रहे थे कि पारदर्शिता भी होना चाहिए, और हम सरकार को क्या दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। कितना जरूरी मानते हैं? देखिए अविनाश जी, मैं बिल्कुल, प्रकाश जी ने जो अहम बात की है इस बजट को लेकर, हम तमाम तरह की चर्चा तो इसको लेकर कर रहे हैं। उम्मीद जिस तरह से लोगों की है, और जिस तरह से अमित जी कह रहे थे कि जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी हाई हैं, लेकिन मैं उस प्रकाश जी की बात को कोट करूंगा जो उन्होंने कहा है कि इस बजट से एक दिशा, कहीं ना कहीं सरकार एक दिशा देगी। उसका कारण यही है कि उसके सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही कोरोना को लेकर है कि कोरोना से किस तरह से चीज़ें प्रभावित हुई हैं। अब कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल हो रहा है, वैक्सीन भी आ गई है, तो अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे एक रोड मैप होगा केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, और उसके अनुसार एक दिशा बताते हुए सरकार आगे बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता में जो सेक्टर हैं, अमित जी वही बात कर रहे थे, प्रकाश जी वही बात कर रहे थे, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, हेल्थ की हम बात कर लें, या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात हो, जिनका रोजगार छिना है उनको रोजगार देने की बात हो, या फिर जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उनको कैसे सपोर्ट करे सरकार, ये भी है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है जो हर बार रहता है कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को तमाम सारी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और यही कारण है कि हर बार, इस बार भी जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लगातार ये भी चर्चा कर रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि सरकार के सामने भी कहीं ना कहीं तमाम तरह की चुनौतियां हैं, और इस चुनौतियों के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसे एक बेहतर बजट लाती हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अमित जी, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रकाश जी की बात सुन रहा था, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। लोगों को आज भी बहुत कंफ्यूजन है टैक्स प्लेयर जो है। दूसरा चीज, एनबीएफसी को डेडिकेटेड फंड से रखना चाहिए। और तीसरी चीज, पिछले बार 1 घंटे भाषण चला था, मध्यम वर्गीय को क्या मिला, तो किसी की कुछ पंक्तियां याद आ गई है अगर आप बोले तो, कि आपके बजट में फाइलों में मौसम आपका देश का गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। तो मुझे आज मैं देख रहा था 2% अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ में आप कर रहे हैं तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आज राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर जब तक आप देश में जो सरकार बैठी है, जो हुक्मरान बैठे हैं, निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था के मामले में वो पूरी तरीके से फेलियर है। चलिए अमित जी, अब निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने सदन में बजट पेश कर दिया है, बजट पर अब वो चर्चा करने वाली हैं। देखना होगा क्या कुछ प्रावधान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे चर्चा के लिए। प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया।